चलो, गुड आफ्टरनून। आज वाली क्लास में फिर हम लोग जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस करना है हम लोगों ने। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉन्टफ्यूज के अंदर हमारा पहला चैप्टर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तुम लोगों ने केमिस्ट्री में जो थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी थ्योरी में फटाफट तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा, तुम्हारा रिवाइज करवाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। हमारे फिजिक्स के अंदर हम थ्योरी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते, हम न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो कंसिडरिंग मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 क्लासेस में कराऊंगा, तो 3 में से पहली क्लास हम थ्योरी ओरिएंटेड रख रहे हैं, बाकी दोनों सारी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। तो ये सारी थ्योरी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होती है, बट स्टिल मुझे एक बार पढ़ानी पड़ती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में है तो मुझे एक बार एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी सारी बातें। तो मैं फटाफट तुम्हारे साथ इनको डिस्कस करूंगा, ज़्यादा टाइम इन पे स्पेंड नहीं करूंगा, एक बार बस सारे पॉइंट्स को ब्रश अप करते जाएंगे। सेम सारी कहानी तुमने 11th क्लास में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर नाम से समझ में आ रहा है, एटम का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करना चालू करेंगे, अलग अलग मॉडल्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो जब एटम की डिस्कवरी चल रही थी, लोग एटम्स को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए थे। वो सारे मॉडल्स हम यहाँ पहले डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो मॉडल आया था वो डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। डाल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट करके उसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी बताया था, गैस किया था, उसको हम क्या बोलते थे, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये, जो भी उसकी एक्सपेरिमेंट से उसने जो भी चीजें कंक्लूड की थी, वो सारे पॉइंट्स में तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो डाल्टन के मॉडल का पहला पॉइंट, एवरी एलिमेंट इज मेड ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास बॉडी है, मैटर है, तो हम सबको मालूम है वो खूब सारे एटम से बनी होती है। उन टाइनी एटम्स को, उन टाइनी पार्टिकल्स को उन लोगों ने क्या नाम दे दिया था? एटम्स। Atoms of same element are identical both in physical and chemical properties, while atoms of different elements are different in their properties. ठीक है ना। जिनकी जो भी तुम्हारे एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, ठीक है ना, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उन सबकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। पर हाइड्रोजन का एटम है और नाइट्रोजन का एटम है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज फिर डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये डाल्टन का प्रपोजल था। द मास ऑफ द हैवीएस्ट एटम इज अबाउट 250 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने एज्यूम किया था जितने भी एटम्स होते हैं, खूब सारे हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन ही एटम ही है, दो कंबाइन हो गए तो हीलियम, तीन कंबाइन हो गए तो लिथियम। तो हाइड्रोजन एटम्स ही कंबाइन होते चले जाते हैं और तुम्हारे और अलग अलग एटम्स फॉर्म होते जाते हैं। तो the mass of the heaviest atom is about 250 times mass of hydrogen atom, while the radius of the heaviest atom is about 10 times the radius of hydrogen atom. ठीक है। तो उसने कहा था जो सबसे हैवीएस्ट तुम्हारा जो एटम है उसका मास 250 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसके अंदर 250 हाइड्रोजन एटम्स होंगे जो कंबाइन होकर वो बड़ा वाला एटम बना रहे होंगे। और उसका रेडियस जो उन्होंने प्रपोज किया था 10 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। एटम स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो तो सब रियलाइज कर ही रहे थे क्योंकि सारे मैटर जो थे हमारे न्यूट्रल थे। ठीक है ना। तो बॉडीज जो एटम से फॉर्म बन के बनी है, वो एटम्स भी हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, एट द सेम टाइम स्टेबल होंगे, तभी हमारी ऑब्जेक्ट्स जितने भी एलिमेंट से मिलके बने हैं वो सारे स्टेबल हैं। क्या रीजन ऑफ फेलियर? रीजन ऑफ फेलियर तो बहुत सारे होंगे, पर उस समय जो उन लोगों ने जो मेजरली जिसकी वजह से इस मॉडल को फेल किया था वो था तुम्हारा थॉमसन के, एक सेकंड, ठीक है, थॉमसन ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था उसके बाद लोगों ने डाल्टन के मॉडल के अंदर दिक्कतें देखनी चालू कर दी थी। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, it was established that the atom can also be divided, hence the model was not accepted. ठीक है ना। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, तो उनको समझ में आ गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंगल पीस नहीं है, वो भी कुछ और एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं तुम्हारा जो हाइड्रोजन एटम है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे इन लोगों ने भी ये चीज डिस्कवर कर ली थी। पहले तो उन्होंने कहा था कि जितने भी तुम्हारे हाइड्रोजन एटम होते हैं वो स्टेबल एटम्स हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते हैं, अनडिविजिबल, टाइनी अनडिविजिबल पार्टिकल्स मान रखा था ना उसने। तो टाइनी अनडिविजिबल पार्टिकल्स मान रखा था एटम्स को, बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद, ठीक है ना, उन्होंने रियलाइज किया कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, दैट इज एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। हाँ रे, ठीक है। खैर अभी इसके बाद थॉमसन के मॉडल को लोगों ने डिस्कस करना चालू किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने कर दी थी। उसने बोला था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम्स के अंदर से हम निकाल भी सकते हैं, एटम को ब्रेक भी किया जा सकता है। तो डाल्टन जो था वो एटम को क्या मान रहा था? अनब्रेकेबल मान रहा था, अनडिविजिबल मान रहा था।
ठीक है ना, कि डिवाइड नहीं हो सकता, उसको स्टेबल मानते हुए चल रहा था, बट आके यहाँ पे थॉमसन ने अपना प्रपोज किया कि नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एटम को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक भी कर सकते हैं। तो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, थॉमसन ने मॉडल क्या दिया था, एटम को क्या माना था, पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एज सीड्स इन अ वाटरमेलन। तो उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसने तुम्हारे सामने ड्रॉ भी करके दिखा रखा है मैंने, क्या मान रखा था उसने, एक सॉलिड स्फीयर होता है, एटम एक सॉलिड स्फीयर होता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर होता है, जिसके बीच बीच में हमने सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स को डाल रखा है, ठीक है ना। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेटली प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उसने सीड्स की तरह इमेजिन कर लिया था, यही इलेक्ट्रॉन्स तुम एटम से निकाल के एटम को ब्रेक कर सकते हो। तो टोटल चार्ज इन एन एटम इज 0, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज है हमारे सॉलिड स्फीयर में, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। नेट चार्ज उसने कैसा मान रखा था, 0 मान रखा था, एटम का नेट चार्ज 0 होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में है और बीच बीच में ये सीड्स की तरह तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। अचीवमेंट ऑफ द मॉडल, तो इट वाज एबल टू एक्सप्लेन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है, जब भी कोई मेटल गर्म हो जाता है, कोई भी मेटल को हम गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हीट करोगे इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन को, थर्मियोनिक एमिशन को एक्सप्लेन कर पाए, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर पाए, आयनाइजेशन ऑफ एटम को, एटम आयनाइज हो गया, एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, एटम कैटायन बन गया, एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो एनायन बन गया। तो एटम जो आयनाइज हो जाते, कैटायन बन जाते थे, एनायन बन जाते थे, वो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से ही बन रहे थे, उस एक्सचेंज को तुम्हारे यहाँ पे थॉमसन ने एक्सप्लेन कर दिया। फेलियर ऑफ द मॉडल, अगेन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ये लोग हाइड्रोजन एटम के ऊपर रेडिएशन भेजते थे, तो मैं लास्ट क्लास में मैं मैटर वेव्स के अंदर भी थोड़ा सा हिंट कर रहा था, ठीक है ना। तुम्हारे पास कोई कंटेनर ले लिया, उसमें खूब सारे हाइड्रोजन एटम्स रख दिए और उसके थ्रू रेडिएशन भेजते थे, तो कुछ रेडिएशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते थे, और जब तुम रेडिएशन भेजना बंद करते थे तब भी हाइड्रोजन एटम कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करते रहते थे ऑफ कुछ फिक्स वेवलेंथ के। तो जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, जो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, याद आ रहा है। और जो जो वेवलेंथ बाद में एमिट होती रहती हैं, जब रेडिएशन हमने हाइड्रोजन सैंपल पे भेजना बंद कर दिए, उसके बाद भी हाइड्रोजन सैंपल तुम्हारा रेडिएशन एमिट करे जा रहा है, एमिशन में जो वेवलेंथ एमिट हो रही होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम सभी लोग स्टडी करके बैठे थे, कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, कौन कौन सी एमिट होती है, ठीक है, पर वो एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, एमिट क्यों हो रही है, ठीक है ना। ये तुम्हारा जे थॉमसन वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसका पहला फेलियर। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉडल अभी रदरफोर्ड पे ही आ रहे हैं। रदरफोर्ड ने लोगों को करके दिखाया था कि कोई भी तुम्हारे पास, जैसे उसने कौन सी फॉइल ले ली थी, गोल्ड फॉइल ले ली थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स भेज दिए थे, अल्फा पार्टिकल जो थे अपने पाथ से स्कैटर हो जा रहे थे, वो स्कैटरिंग क्यों हो जा रही है वो भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। इसके थ्रू अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा कोई भी मैटर खूब सारे एटम से बना हुआ है, और हर एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन सीट की तरह है। तो अल्फा पार्टिकल आएगा तो अपने पाथ से स्कैटर क्यों होगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाते थे, कुछ अपने पाथ से डेविएट हो जाते थे, कुछ अपना पाथ रिट्रेस भी कर जाते थे। तो जो अपना पाथ रिट्रेस कर गए वो तो यहाँ पे भी जस्टिफाई हो जाएगा, पर कुछ बिना डेविएट हुए स्ट्रेट निकल गए, कैसे निकल गए, एटम के थ्रू बिना डेविएट हुए स्ट्रेट कैसे निकल गए, उसको क्रॉस कैसे कर गए। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है ना, वो थॉमसन का मॉडल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे थॉमसन के मॉडल को लोगों ने रूल आउट कर दिया था। नोट कर लिया सबने यहाँ तक, डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल दोनों नोट कर लिए, नहीं नोट कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उसके फेलियर क्या थे। चलो 4 मॉडल डिस्कस करने हैं हम लोगों ने, सबसे पहले डाल्टन, दूसरा थॉमसन, तीसरा भी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रदरफोर्ड, ठीक है ना। तीसरा मॉडल रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। पहले 2 मॉडल बहुत ही मिनिमम नॉलेज के साथ है, तो उनके ऊपर ज़्यादा दिमाग कभी लगाते नहीं हम लोग, ठीक है। जो ज़्यादा मेजर ब्रेक थ्रूज आई थी वो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद और बोर मॉडल के बाद आए थे, तो इन दोनों पे ही हम मेजरली टाइम स्पेंड करने वाले हैं।
चलो थोड़ा रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर बात करना चालू करते हैं। फिर से केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है सबने। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो ये पहले तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये एनसीईआरटी में बना के दिखा रखा है मैंने, वहीं से ये डायग्राम उठाया हुआ है। ठीक है ना, लेड के ब्रिक्स ले रखे, ठीक है ना, बीच में देखो तुम यहाँ पे गैप क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, अल्फा पार्टिकल को इन लेड ब्रिक्स के थ्रू हम लोगों ने मूव कराते हुए भेज दिया सामने। यहाँ पे तुम देख रहे हो गोल्ड फॉइल लगा रखी है, गोल्ड फॉइल टारगेट अबाउट 10⁻⁻8 मीटर थिक। ठीक है ना, ठीक है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, मुझे ही पढ़ने में दिक्कत आ रही है। खैर गोल्ड फॉइल लगा रखी है यहाँ पे, तुम्हारे पास कोई दो हिंजेस हैं, उनके बीच में गोल्ड फॉइल लगा रखी है, लेड के ब्रेक्स हैं, उनको क्रॉस करते हुए उनके बीच में गैप छोड़ रखा है, बीच में गैप को क्रॉस करते हुए अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखो डिटेक्टर लगा रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर ये डिटेक्टर मूव कर सकता है। डिटेक्टर के ऊपर क्या लगा रखी है हमने, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने नोटिस किया जैसे ही डिटेक्टर को मूव करा रहे थे, यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट हो रहे थे। जैसे जैसे ये एंगल थीटा बढ़ाते जा रहे थे, जैसे जैसे ये एंगल थीटा बढ़ाते जा रहे थे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिसीव्ड कम होते जा रहे थे। फॉलो कर पा रहे हो, यहाँ पे डिटेक्टर है, ये सर्कुलर इस तरह के यहाँ पे स्क्रीन सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है। इसके आगे हमने ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है डिटेक्ट करने के लिए। तुम्हारे पास जो डिटेक्टर है इसको यहाँ पे ये मूव कराते हैं। ठीक है, जहां ये थीटा एंगल को जीरो रखते हैं, ये थीटा एंगल को जीरो रखते हैं, अल्फा पार्टिकल जो रिसीव हो रहे होते हैं उनका नंबर सबसे ज्यादा। जैसे जैसे एंगल थीटा इंक्रीज करते जा रहे थे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिसीव कम होते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नोटिस किया कि जो अल्फा पार्टिकल हम भेजते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, काफी सारे तो निकल जाते हैं स्ट्रेट, थोड़े से होते हैं अपने पाथ से डेविएट। और जो अपने पाथ से डेविएट हो रहे होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं 0 से 90, कुछ का एंगल ऑफ डेविएशन होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, कुछ का होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में, और बहुत ही कम बट थोड़े से ऐसे भी होते हैं जो 180 डिग्री से डेविएट होके अपना पाथ रिट्रेस करते हुए वापस आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो इन्होंने क्या लिखा दिखा हुआ है, अबाउट 1 in 8,000 इज रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जो अपना पाथ रिट्रेस करके वापस आ रहे हैं, ऐसे अल्फा पार्टिकल जो अपना पाथ रिट्रेस करके वापस आ रहे हैं, दे आर 1 in 8,000। ठीक है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे चले जा रहे हैं, स्ट्रेट। थोड़े क्या हो रहे हैं, डेविएट। उनके डेविएशंस को भी हम स्टडी कर रहे थे, तो कुछ का 0 से 90 डिग्री, कुछ का 90 से 180 डिग्री। बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो अपना पाथ रिट्रेस कर रहे थे, दैट इज 1 out of 8,000। आगे समझ में आ गया, सेटअप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कौन अपना पाथ रिट्रेस कर रहा होगा, तो तुम्हारे गोल्ड फॉइल के अंदर सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पहले तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अपने पास से डेविएट हो रहे हैं, कुछ अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। तो उसको यहाँ पे समझ में आया कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखो अल्फा पार्टिकल कैसा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज। एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, और वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो उसके सेंटर पे कन्फाइंड है। और सेंटर पे जो ये चार्ज कन्फाइंड है, सेंटर पे ये रीजन जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड है, इसको इसने क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो इससे पहले वाले मॉडल में, थॉमसन वाले मॉडल में क्या बात चल रही थी कि एटम हमारा स्फेरिकल है जिसके पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, पर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे, थोड़े से अपने पाथ से डेविएट हो रहे थे, तो उससे समझ में आ गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी दो एटम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उन दोनों एटम के बीच में गैप है, तभी तो वहां से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ सेंटर पे कन्फाइंड होगा, बीच में उसके अराउंड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, प्रपोज किया था। और बीच में तुम्हारे न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है, अगर उसमें से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो काफी सारे स्ट्रेट चले जाएंगे, थोड़े बहुत अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद जो उसने कंक्लूजन्स किए, पहले तो उन कंक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं। उसने बोला मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल passes undeviated through gold foil
दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम रिमेन्स हॉलो। एटम का जो मेजर पार्ट है वो हॉलो होगा, सिर्फ सेंटर पे बहुत छोटा सा वॉल्यूम होगा जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड होगा। ठीक है, फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज लेस देन 1 in 8000 deflect at an angle larger than 90 degree and even some at 180 degree, which is possible only in that case when there exists a solid positive mass confined in a very narrow space। ठीक है ना, सेंटर पे कोई नैरो स्पेस है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड है, ऐसा होगा तभी तुम्हारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम अनडेविएटेड चले जा रहे हैं, तुम्हारे जो अल्फा पार्टिकल है वो मैक्सिमम अनडेविएटेड चले जा रहे हैं, 1 in 8000 अपने पार्ट से डेविएट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंटली ये रिलेशन भी डिटरमाइन किया था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ बाय एन एंगल थीटा क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2। ठीक है ना, तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैं समझा रहा था, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है, गोल्ड फॉइल लगा दी थी, डिटेक्टर लगा दिया था हम लोगों ने। ठीक है ना, तो डिटेक्टर जो था वो कितने एंगल पे रखा था हम लोगों ने, एंगल थीटा पे रखा था, थीटा को हम लोग वेरी करा रहे थे, थीटा इक्वल टू 0 पे तुम्हें अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा मिल रहे थे, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिसीव्ड कम होते जा रहे थे। तो ध्यान दो, वही चीज ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे, साइन थीटा बाई 2 की पावर 4, डिनोमिनेटर में थीटा इंक्रीज करते जा रहे हो तो साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सॉरी रिसीव्ड एट एन एंगल थीटा डिक्रीज होता जा रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं कि मान लो तुमने 100 पार्टिकल्स भेजे, 100 अल्फा पार्टिकल्स भेजे, उसमें से मान लो 5 अल्फा पार्टिकल 30 डिग्री से डेविएट हुए, तो कितने पार्टिकल 60 डिग्री से डेविएट होंगे। ठीक है, तो n1/n2 विल बी इक्वल टू साइन 30 की पावर 4 बाय साइन 15 की पावर 4। फॉलो कर पाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 की पावर 4 है ना, तो साइन 30/2 साइन 15 साइन 60/2 साइन 30 की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 5/x विल बी इक्वल टू साइन 30 की पावर 4 अपॉन साइन 15 की पावर 4। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास कोई भी अल्फा पार्टिकल वाला ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तुम कैरी आउट कर रहे हो, उसमें पर्टिकुलर किसी एंगल पे नंबर ऑफ एटम्स कितने डेविएट हो रहे हैं तुम्हें बता रखा है, किसी और एंगल पे कितने डेविएट हो रहे होंगे वो पूछ रखा है, तो तुम इस रिलेशन की हेल्प ले सकते हो। क्लियर हो रहा है, रिलेशन समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय एंगल थीटा फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से एंगल थीटा से डेविएट होने वाले पार्टिकल्स का नंबर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ की पावर 4। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इसके ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है। तो इक्वेशन इंडिकेट दैट एट लार्जर डिफ्लेक्शन at the indicate that at larger deflection angle number of particle deflected are going to be very very less। ठीक है ना, जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तुम ज्यादा करते जाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय दैट एंगल वो कम होता जा रहा है। तो चलो एक बार फटाफट डायग्राम से दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो थॉमसन का मॉडल क्या था, ठीक है ना, तुम्हारा एटम स्फेरिकल है जिसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच में इलेक्ट्रॉन सीड की तरह। जबकि थॉमसन ने क्या प्रपोज किया कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में, पूरे एटम के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे एक नैरो स्पेस में कन्फाइंड है, बाकी सारी स्पेस जो है खाली है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है ना, ऑब्वियसली सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और उसके अराउंड सराउंडिंग स्पेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अवेलेबल है, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपने पास क्यों नहीं बुला लेता, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है सेंटर पे पड़े पॉजिटिवली चार्ज रीजन का नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो भी अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तभी तो इलेक्ट्रॉन जाके सेंटर पे पड़े पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलके कोलैप्स नहीं हो जा रहा है एटम। समझ में आ रहा है। तो थॉमसन का जो मॉडल था, सॉरी रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसमें उसने कहा सेंटर पे हमारा एक नैरो वॉल्यूम होता है जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड है और उसके अराउंड
इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्टेशनरी नहीं है, दे आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और उनको सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कराने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में यूटिलाइज हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रही है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो तुम्हारा रदरफोर्ड का मॉडल, पूरे स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स सीट्स की तरह बीच बीच में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल में उसने क्या बोला कि सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली कन्फाइंड नहीं है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और उसके अराउंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आराम से पड़े हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे पड़े, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से जाके, स्फेरिकल पोर्शन से जाके कोलाइड नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज दे अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो चलो, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन थी पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने लिख के दिखा दी। द होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम, leaving aside the mass of revolving electrons in various circular orbits, remain concentrated in a nucleus of radius of the order of 10 की पावर -15 मीटर। बात समझो, एटम का रेडियस 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का था। ये लोग ये चेक कर चुके थे, और उसने एक्सपेरिमेंट करके जो तुम्हारे अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, कौन से अनडिफ्लेक्टेड चले जा रहे हैं, वो सारी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उसने कंक्लूड किया कि तुम्हारे 10 की पावर -10 मीटर के एटम के अंदर सेंटर पे जो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज कंसेंट्रेटेड जो रीजन है, उसका रेडियस, दैट इज, इसको उसने न्यूक्लियस बोल दिया था, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है ना? तो हमारे एटम का जो साइज है, एटम का जो रेडियस है, वो 10 की पावर -10 मीटर का है, और पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेंटर पे कन्फाइंड है। उस सेंटर पे कन्फाइंड रीजन को उसने क्या नाम दे दिया था? रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया था? न्यूक्लियस। और उसका रेडियस 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होगा। क्या? सेकंड, जितना भी तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस जो है खूब सारे पार्टिकल से बना हुआ, उन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया था उन्होंने? प्रोटॉन्स। उन सारे प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, इसलिए तुम्हारा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स, फिर से वही जो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा था, सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो भी इन पे अट्रैक्शन फोर्स लग रही है सेंटर पे पड़े पॉजिटिवली न्यूक्लियस की वजह से, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रही है, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में यूटिलाइज हो रही है, जो भी तुम लैंग्वेज यूज करना चाहो। ठीक है, क्लियर हो गए पॉइंट्स? नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो उसने 3 ऑब्जर्वेशंस लोगों को करके दिखाई थी, वो तीनों ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमने डिस्कस करी। नोट कर ली सबने, या स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, अभी रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द मॉडल। तो यहाँ पे 2 रीजन थे जिसके वजह से रदरफोर्ड मॉडल को उन्होंने फेल किया। पहला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना? फिर से वही कहानी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो एमिशन स्पेक्ट्रम थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थे, जो लोग नोटिस कर पा रहे थे, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो जा रही है, बाद में जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, उनकी वेवलेंथ की जो वैल्यूज थी, वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये इसका पहला फेलियर था। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक्सेलरेट कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है। सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे तुम्हारे वेलोसिटी का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हुए एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो दे शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने चाहिए, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते जाएंगे, इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। जहाँ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, उनके ऑर्बिट का रेडियस कम होता जाएगा, और ऑर्बिट का रेडियस कम होते होते वो न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाएगा।
ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा कि सिंस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी and therefore radius of circular path will continuously decrease, and in a time of about 10 की power -8 second revolving electron must fall down in a nucleus by adopting a spiral path. spiral path में fall move करते हुए इलेक्ट्रॉन तुम्हारा न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाना चाहिए था, तुम्हारा एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। एटम कोलैप्स तो कर नहीं रहा था, एटम तो स्टेबल था। तो तुम्हारा जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करते करते न्यूक्लियस से कोलाइड क्यों नहीं हो जा रहा। क्लियर हो गया। तो ये दो लिमिटेशन थी, एक तो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था तो वो एक्सेलरेट हो रहा था, एक्सेलरेट हो रहा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करना चाहिए था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करके उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जानी चाहिए थी और एटम तुम्हारा कोलैप्स हो जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो भी तुम्हारा रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आगे दोनों लिमिटेशन समझ में आ गई। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस पूछ लेते हैं कई बार, किसी भी मॉडल की लिमिटेशन बताओ, डाल्टन वाले तुम्हारा जो मॉडल था उसकी लिमिटेशन बताओ, रदरफोर्ड की लिमिटेशन बताओ, थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन बताओ। तो ये लिमिटेशंस तुम लोगों ने याद रखनी है। क्लियर हो गया। चलो, इसी के बाद तुम्हारा जब आगे तुम चैप्टर में बढ़ोगे तो तुम्हें इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तुम्हारा जो ये थॉमसन का, जे थॉमसन का तुम्हारा, सॉरी रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसके ऊपर तुम्हारा कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स में करा चुका हूँ, जस्ट मैं एक बार तुम्हारे सामने यहाँ पे उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करते थे, हमारे पास एक फिक्स चार्ज होता था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स चार्ज है Q1, यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, मास m। Q1 चार्ज हमारा फिक्स्ड है, Q2 चार्ज मास m का वेलोसिटी v से हमने फिक्स चार्ज की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा था दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालो, याद आया क्या। ठीक है ना, तुम्हारे पास यहाँ पे Q1 चार्ज है जो फिक्स्ड है, दूसरा यहाँ पे Q2 चार्ज है मास m का, इसको हमने फिक्स चार्ज की तरफ वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट कर दिया, और तुम्हारे दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताओ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताओ। याद आ रहा है। ठीक है ना, तो यही सेम क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल बन जाता है। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एटम है, ठीक है, जिसके न्यूक्लियस का चार्ज है Ze। इस न्यूक्लियस की तरफ हम लोगों ने गोल्ड, सॉरी अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, मान लो ये गोल्ड न्यूक्लियस है और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, हमने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ हेड ऑन टकराने के लिए भेज दिया, तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से हेड ऑन टकरा जाएगा, हाँ या ना। तुम्हारे पास ये गोल्ड न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको हमने वेलोसिटी v से न्यूक्लियस की तरफ भेज दिया, ये इसकी तरफ हेड ऑन टकराने जा रहा था, हेड ऑन टकरा जाएगा, नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा, अगर ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से हेड ऑन टकरा गया, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। जहां डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो, तो इनके बीच के रिपल्शन फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, के Q1 Q2 बाय जीरो स्क्वेयर, कितनी हो जाएगी फोर्स, इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखो, अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की इनफाइनाइट फोर्स को ओवरकम करके क्या उससे हेड ऑन टकरा सकता है, नहीं टकरा सकता। तो जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से हेड ऑन टकराने जा रहा था, ठीक है ना, तुमने पास्ट में लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया हो, तो जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन टकराने जा रहा था, वो टकराया नहीं था, टकराने जा रहा था, वो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल पाथ रिट्रेस कर गया। तो ध्यान दो, ऑब्वियसली वो टकराने के बाद अपना पाथ रिट्रेस नहीं किया होगा, वो गया होगा रिपल्शन फोर्स की वजह से रिटार्ड होते होते किसी पॉइंट पे जाके रुका होगा, और रुकने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर गया होगा। चला दिमाग चला। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने गोल्ड फॉइल की तरफ भेजे थे, उनमें से कोई भी न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं किया था। ठीक है ना, कुछ लोगों को लगता है जो ऑब्लिकली टकरा गया वो कुछ एंगल से डेविएट हो गया, जो हेड ऑन टकरा गया वो अपना पाथ रिट्रेस कर गया। ध्यान दो, कोई भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करने वाला। अगर इन केस कोलाइड कर जाता तो उनके बीच की रिपल्शन फोर्स इनफाइनाइट हो जाती, इनफाइनाइट फोर्स को ओवरकम करके अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस को हिट नहीं कर सकता। तो जो गोल्ड न्यूक्लियस के से हेड ऑन टकराने जा रहा था, वो टकराए बिना रास्ते में ही रिपेल करते करते रिटार्ड हो जाएगा और अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है, क्या रिटार्ड करते करते कहीं ना कहीं रुकेगा,
जहां भी रुकेगा उस समय इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा। वो मिनिमम सेपरेशन वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हमसे पूछ लेते हैं। और हम वो कैसे निकालते हैं? क्या करते थे क्लोजेस्ट सेपरेशन निकालने के लिए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने के लिए क्या अप्लाई करते थे? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना चिराग? एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे शुरू में। पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई इंटू टू ई, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या लोगे? टू ई। ठीक है ना? तो के जेड ई इंटू टू ई बाय आर मिनिमम। मैं फाइनल एनर्जी पहले लिख रहा हूँ। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई इंटू टू ई बाय आर। इनिशियली सेपरेशन कितना था? इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी, जब सेपरेशन ज्यादा था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। जब अल्फा पार्टिकल तुम्हारे गोल्ड न्यूक्लियस के नियरेस्ट पहुंच गया उस समय काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई इंटू टू ई अपॉन आर मिनिमम। तो सॉल्व करके आर मिनिमम निकाल लेते थे। याद आ रहा है? इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर की कहानी क्या है? तो हमारे पास यहाँ पे फिर से गोल्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल को हमने फिर से वेलोसिटी v से एमिट प्रोजेक्ट कर दिया। और जिस लाइन के अलॉन्ग प्रोजेक्ट किया है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल का गोल्ड न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। ठीक है ना? अल्फा पार्टिकल ध्यान से देखो गोल्ड न्यूक्लियस से हेड ऑन टकराने नहीं जा रहा। अल्फा पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन था, उस लाइन ऑफ मोशन के ऊपर गोल्ड न्यूक्लियस से मैंने परपेंडिकुलर गिराया। तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, लाइन ऑफ मोशन के न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू मैं तुम्हें बी बता रहा हूँ। इस बी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है? तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी के अलोंग हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। ध्यान से देखो, अल्फा पार्टिकल अब हेड ऑन टकराने नहीं जा रहा, ये इस गोल्ड न्यूक्लियस के आसपास से निकलने वाला था। पर ध्यान दो, जैसे ये गोल्ड न्यूक्लियस के आसपास पहुंचेगा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास जा रहा होगा, गोल्ड न्यूक्लियस का रिपल्शन फोर्स बढ़ता जा रहा होगा। गोल्ड न्यूक्लियस का रिपल्शन फोर्स बढ़ता जा रहा होगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। और ध्यान से देखो, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हमें निकालना होता है। कैसे निकालोगे? याद है? दो स्टेप की कैलकुलेशन। एक तो हम लगाते थे फिर से एनर्जी कंजर्वेशन। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई टू ई बाय इनफाइनाइट। शुरू में सेपरेशन इनफाइनाइट है। शुरू में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। जब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के नियरेस्ट पहुंच जाएगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई इंटू टू ई बाय आर मिनिमम। और उस समय काइनेटिक एनर्जी, तो उस समय तुम्हारे अल्फा पार्टिकल की स्पीड अगर मैं v1 मान लूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया हम लोगों ने। एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन आ गई, पर वेरिएबल हमारे पास दो दो हैं। हाँ सही, हम सही कर रहे हैं। एक तो हमें आर मिनिमम नहीं पता, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होगा तो एक तो उसकी दूरी नहीं पता, एक तो उस समय उसकी स्पीड भी नहीं पता। तो आर मिनिमम और वी वन हमें दोनों निकालने हैं। दोनों में से आर मिनिमम निकालना है, ऑब्वियसली वी वन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वेरिएबल दो हैं तो इक्वेशन भी दो चाहिए होगी। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? हमारी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है ना? पूरे रास्ते अल्फा पार्टिकल जब मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल पे ये गोल्ड न्यूक्लियस रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा। वो रिपल्शन फोर्स तुम नोटिस करो, हमेशा गोल्ड न्यूक्लियस से ही पास हो रहा होगा। तो फोर्स F1 का, F2 का, गोल्ड न्यूक्लियस के अबाउट टॉर्क, पूरे रास्ते अल्फा पार्टिकल पे लगने वाले रिपल्शन फोर्सेस का गोल्ड न्यूक्लियस के अबाउट टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो तुम गोल्ड न्यूक्लियस के अबाउट अल्फा पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। और एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? आर क्रॉस पी। ठीक है ना? जैसे टॉर्क का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी क्या हो जाता है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो लीनियर मोमेंटम अल्फा पार्टिकल कितना है स्टार्टिंग में mv, जिस लाइन के अलोंग वो मूव कर रहा है उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है b। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम आ गया अल्फा पार्टिकल का इनिशियली, जब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल मूव करते कलेक्ट करते क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच गया, मिनिमम सेपरेशन पे पहुंच गया, उस समय उसका लीनियर मोमेंटम mv1, लीनियर मोमेंटम mv1 अल्फा पार्टिकल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r मिनिमम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गई, दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन से आ गई। दोनों इक्वेशन में से v1 को एलिमिनेट कर लोगे, r मिनिमम निकाल लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है ना। तो ध्यान दो, हेड ऑन टकराने जा रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू, मैंने तुम्हारे सामने जो पहला एग्जांपल लिया था उसमें तुम्हारा अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से हेड ऑन टकराने जा रहा था, तो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना था, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी थी, ठीक है ना गरिमा, 0 थी। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर हेड ऑन टकराने जा रहा है तो न्यूक्लियस, और ध्यान से देखो सेकंड वाले एग्जांपल में अल्फा पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग मूव कर रहा था लाइन ऑफ मोशन गोल्ड न्यूक्लियस से पास नहीं हो रही, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से पास हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी हमारा क्या हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से हेड ऑन टकराने जा रहा है, और अगर तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर नॉन जीरो है तो फिर तुम्हारा अल्फा पार्टिकल हेड ऑन टकराने नहीं जा रहा है, उसके आसपास से निकलने वाला, और आसपास से निकलने वाला है स्ट्रेट नहीं निकलेगा, रिपल्शन फोर्स की वजह से अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। खैर, शुरू में अल्फा पार्टिकल कितना दूर था, शुरू में अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से कितना दूर था, लार्ज सेपरेशन पे था, इनफाइनाइट, फाइनली भी इनफाइनाइट, बीच में सेपरेशन मिनिमम, वो मिनिमम सेपरेशन निकालने को बोल देंगे, 2 स्टेप में तुम कैलकुलेशन करोगे। ठीक है ना, ये दोनों सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स में करा रखे हैं, वहीं से तुम्हें मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, हेड ऑन टकराने जा रहा है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं, आसपास से निकालने वाला था तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकालना है। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, इम्पैक्ट पैरामीटर समझ में आ गया। ठीक है ना, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, ऑफ इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, लाइन अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है, इनिशियली वो जिस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है उस इनिशियल लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम गोल्ड न्यूक्लियस। कर लिया, नोट कर लिया। चलो, तो ये तो 3 मॉडल थे जिनको हमें ब्रीफली डिस्कस करना था। अब पूरा चैप्टर आज वाली क्लास और आने वाली 2 क्लासेस जिस मॉडल के अराउंड रोटेट होने वाली हैं तुम्हारी, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, अब आगे वाली पूरे क्लास में, आज वाली क्लास में भी और आने वाली 2 क्लासेस में हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, तो बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने क्या सजेस्ट किया था, तो बोर ने सजेस्ट किया था वही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को से जो मॉडल आया था उसी को थोड़ा सा और इलेबरेट किया था उसने। सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पर ध्यान दो रदरफोर्ड उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशंस को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे ऑर्बिट में, तो रैंडमली अपनी मर्जी के किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, और बाद में वही चीज जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी, तो इसको बोर ने जस्टिफाई किया था अपने कुछ एडिशंस के साथ। उसने कहा था भाई रदरफोर्ड ने जैसा बोला, सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी रैंडम ऑर्बिट में, किसी भी रैंडम रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते। देर आर फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, देर आर, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ ध्यान सुनो, देर आर फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी से मतलब है फिक्स रेडियस के ऑर्बिट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अपने किसी भी मर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है ना, उनको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होना है तो देर विल बी सम फिक्स ऑर्बिट्स जिसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा। जब तक उन फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर रहा है तब तक उसको ना कोई एनर्जी एब्सॉर्ब करने की जरूरत है, ना कोई एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत है। भाई तुम रदरफोर्ड का मॉडल याद करो, उसमें हम यही तो बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करनी पड़ेंगी, और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी,
और जब उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वो स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, बोर्ड ने इसलिए कहा ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो कुछ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर उनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। वो ना ही कोई एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब सिर्फ तभी करते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पढ़ना चालू करते हैं कहानी। जो बोर ने क्या कहानी सुनाई थी, तो बोर प्रपोज इस मॉडल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स बाय मिक्सिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिक फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो क्लासिक फिजिक्स होती है, अभी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रही है। तो फोर्सेस वाली कहानी है, न्यूटोनियन जो हमारी कहानी है वो वाली जो यूज कर रहे थे, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। और उसके बाद जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो रेडिएशन एमिट करेगा, वो फोटॉन्स एमिट करेगा। ठीक है ना, जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है, वो कुछ एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी के पैकेट्स वाली कहानी, फोटॉन्स वाली कहानी को भी उसने यहाँ पे यूज किया था, तो क्वांटम मैकेनिक्स। खैर, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तुम सबने सुनी रखा है, तुम्हें लास्ट क्लास में मैं मैटर वेव्स के अंदर भी मैं पढ़ा रहा था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये सारी बातों को भी यहाँ डिस्कस करते हैं डिटेल में, बोर के 3 पॉस्टुलेट डिस्कस करते हुए। तो बोर ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, उस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बाद उसने 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे, 3 अपने पॉस्टुलेट प्रपोज किए थे। वो तीनों पॉस्टुलेट्स क्या हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे सीबीएसई में आने वाला 3 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 पॉस्टुलेट प्रपोज्ड बाय बोर। तो बोर मॉडल में 3 पॉस्टुलेट्स होते हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ लेना, अपने आप में सीबीएसई में आने वाला ये 3 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला पॉस्टुलेट क्या था, तो बोर फर्स्ट पॉस्टुलेट वाज दैट, चलो, Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy, contrary to prediction of electromagnetic theory. ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो एटम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी होती है कि जो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करनी चाहिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉस्टुलेट ईच एटम हैज अ सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स इन विच इट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, अपने मर्जी के किसी भी स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देयर आर फिक्स स्टेबल स्टेट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एंड each possible state has definite total energy. These are called stationary states of the atom. तो एटम के अंदर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, जिन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको कोई भी एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं होती है। आ रही मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बोर का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है, दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? ठीक है ना, तो बोर का पहला है पॉस्टुलेट, देयर आर फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिसके अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने की जरूरत है, ना एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। वहां पे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना कोई एनर्जी का एक्सचेंज किए। क्या सेकंड पॉस्टुलेट, बोर सेकंड पॉस्टुलेट डिफाइन दी स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, किन ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर सकता है, तो उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। ठीक है ना, ऐसा बोर ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। ऐसा क्यों हो रहा था, बोर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बाद में किसने एक्सप्लेन किया था, डी ब्रोगली ने। याद आ रहा है तुम्हें, मैंने डी ब्रोगली के वेवलेंथ वाले डिस्कशन में एक्सप्लेन भी किया था। तो बोर का जो कंडीशन थी कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई हो। तो ठीक है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था मैटर वेव्स के अंदर। मैटर वेव्स के अंदर बोर ने बोला था कि जितने भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसको उन्होंने क्या मान लिया था, क्या मान लिया था, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लिया था, वेव्स। ठीक है ना, वो वेव्स, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और मूविंग इलेक्ट्रॉन जहां से चल रहा है बार बार घूम के वहीं पे आ रहा है। तो कौन सी वेव फॉर्म कर दी थी इलेक्ट्रॉन ने, मूविंग इलेक्ट्रॉन ने, स्टैंडिंग वेव। और याद करो, स्टैंडिंग वेव जिस भी रीजन में फॉर्म होती है उसकी एनर्जी उसी रीजन में कन्फाइंड रहती है। याद आया? 11th क्लास में पढ़ते थे ना, स्टैंडिंग वेव जब भी किसी रीजन में फॉर्म होती है तो उसकी एनर्जी उसी रीजन में कन्फाइंड रहती है।
ठीक है ना। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो तो क्या कहती थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन एमिट करने चाहिए। मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करनी चाहिए। पर यहाँ पे लोगों ने देखा कि हमारे किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं बिना कोई एनर्जी को एमिट करे हुए। तो क्यों नहीं एमिट कर रहे हैं? क्योंकि वो वहां पे डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया कि वो वहां पे क्या फॉर्म कर दे रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म कर दे रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म कर दे रहे हैं। और स्टैंडिंग वेव्स जिस भी रीजन में फॉर्म होती है उनकी एनर्जी उसी रीजन में कन्फाइंड रहती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी उसी ऑर्बिट में कन्फाइंड है। क्लियर हो गया? तो बोर का जो सेकंड पॉस्टुलेट है उसने एक्सपेरिमेंटली बताया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिन ऑर्बिट्स में उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? दिस वाज फर्दर एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगली। चलो, दो पॉस्टुलेट हो गए, तीसरा पॉस्टुलेट। तो बोर थर्ड पॉस्टुलेट इनकॉर्पोरेटेड into atomic theory the early quantum concept that had been developed by Planck and Einstein। ठीक है ना। जो प्लैंक और आइंस्टाइन बात कर रहे थे कि तुम्हारे जो एटम्स होते हैं उनसे रेडिएशन एमिट होते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तुम्हारा जो भी रेडिएशन एमिट एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में है और उन पैकेट्स की एनर्जी h/λ है। प्लैंक और आइंस्टाइन ये सब बात कर रहे थे। ठीक है। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम one of its specified non-radiating orbit to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to energy difference between the initial and final states. The frequency of emitted photon in that case will be h nu will be equal to E initial minus E final. तो ठीक है, तुम्हारे पास जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर होता है, हाइड्रोजन गैस है, कुछ रेडिएशन एमिट कर रही है, तो वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के ही रेडिएशन एमिट कर रही होती है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन्स ही एमिट कर रही होती है। तो वो पर्टिकुलर एनर्जी कितनी होगी? और पहले तो वो फोटोन एमिट क्यों होगा? तो वो फोटोन तभी एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन अपने किसी एक स्टेबल स्टेट, अपने किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से जम करके किसी दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाए। ठीक है। और पहले वाला स्टेशनरी ऑर्बिट तुम्हारा हायर एनर्जी का होना चाहिए, लोअर दूसरा वाला जो फाइनल वाला जो तुम्हारा स्टेशनरी ऑर्बिट है वो लोअर एनर्जी का होना चाहिए। इनिशियली एनर्जी ज्यादा है, फाइनल वाले स्टेट में एनर्जी कम है। जो भी एनर्जी डिक्रीज हुई है दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी h/λ h न्यू। अरे इक्वेशन समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एमिशन ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्टेबल स्टेट टू अनदर स्टेबल स्टेट, वन ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। पहले वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है और बाद वाले में उसकी एनर्जी कम है, तो जो भी उसकी एनर्जी कम हुई होगी, मान लो इनिशियल क्वांटम स्टेट, अलग अलग स्टेट्स मान लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। पहला पॉसिबल ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है उसकी हम स्टेट बोल देते हैं 1, क्वांटम स्टेट 1। दूसरा पॉसिबल ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है उसको हम बोल देते हैं क्वांटम स्टेट 2। ऐसे तीसरा पॉसिबल ऑर्बिट जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं? क्वांटम स्टेट 3। तो तुम्हारी जो स्टेट्स हैं, ऑर्बिट्स है जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उनको हम नंबर्स असाइन कर देते हैं 1 2 3। क्या नाम दे देते हैं? क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है किसी भी एक क्वांटम स्टेट से किसी दूसरी क्वांटम स्टेट में जा रहा है, जिसमें इनिशियल क्वांटम स्टेट उसकी n2 है, फाइनल क्वांटम स्टेट उसकी n1 है। इनिशियल स्टेट n2 में उसकी एनर्जी En2 ज्यादा है, फाइनल क्वांटम स्टेट में n1 में उसकी एनर्जी En1, दैट इज एनर्जी इन क्वांटम स्टेट n1 कम है। तो जो भी एनर्जी उसकी कम हुई है दैट इज En2 माइनस En1 कहाँ जाएगा? इट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उस रेडिएशन का उस फोटोन की एनर्जी विल बी h/λ या फिर h न्यू। समझ में आ रहा है? तो h न्यू h/λ विल बी इक्वल टू En2 माइनस En1। ठीक है। दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। और ऐसे ही यही इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है ना। कोई हाइड्रोजन एटम है, वो रेडिएशन एमिट भी कर रहा था, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा था। तो जब एब्जॉर्ब करता होगा तो क्या होता होगा? तो जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऑपोजिट कहानी,
ठीक है, जब भी कोई रेडिएशन आया, कोई वेव आई, उस वेव को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वेव को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो भाई लोअर एनर्जी स्टेट में उसकी एनर्जी क्या थी, En1। कोई फोटोन आया, कोई रेडिएशन आया जिसके फोटोन की एनर्जी थी डेल्टा ई, उस फोटोन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और जंप करके चला गया हायर एनर्जी ऑर्बिट में, N2 वाले ऑर्बिट में, N2 वाली स्टेट में। तो इनिशियल एनर्जी प्लस एनर्जी रिसीव्ड बाय फोटोन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा जो फोटोन रिसीव हुआ उसकी एनर्जी hc/λ या फिर h nu। तो जब भी रेडिएशन कभी कोई हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम एब्जॉर्ब करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। और ऐसे कभी भी वो रेडिएशन एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है ना? तो एनर्जी N1 वाले स्टेट में हम कम मान रहे हैं, N2 वाले स्टेट में हम ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है, फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में। और ऐसे कभी भी रेडिएशन एमिट होंगे, फोटोन एमिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो जो भी फोटोन एमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी एनर्जी h nu विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, टू स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तीनों पॉस्टुलेट क्लियर हो गए? तो पहला पॉस्टुलेट क्या था कि जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में, अपने स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ही वो एनर्जी एमिट करेगा, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब तक वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। उसकी टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा, वो तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन अपने एक स्टेबल ऑर्बिट से जंप करके दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में जाए। ठीक है? और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है जिसमें इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी कम है और फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, फाइनल स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। और अगर इनिशियल वाली एनर्जी ज्यादा और फाइनली कम हो गई है, तो एनर्जी कम कराने के लिए उसने फोटोन को एमिट किया होगा, हायर एनर्जी स्टेट से जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में गया होगा। ठीक है? और जिस भी स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है बिना एनर्जी एमिट करे, किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बिना एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करे, तो उस ऑर्बिट के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, विच वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली, ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बना दे और स्टैंडिंग वेव की एनर्जी उसी ऑर्बिट में कन्फाइंड रहे। ठीक है ना? स्टैंडिंग वेव की एनर्जी उसी रीजन में कन्फाइंड रहे। इस कॉन्सेप्ट को उसने यूज किया। क्लियर हो गई मेरी सारी बातें? बोर के सारी कहानी समझ में आ गई? तीनों पॉस्टुलेट्स क्लियर हो गए? ठीक है ना? पहला पॉस्टुलेट, स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दूसरा पॉस्टुलेट, वो स्टेबल ऑर्बिट जिसके अंदर बिना एनर्जी एमिट एब्जॉर्ब करे वो रिवॉल्व कर रहा है, उनका ऑर्बिट के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और तीसरा पॉस्टुलेट, जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेबल स्टेट में जाएगा, तो वो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। उन फोटॉन्स की एनर्जी hc/λ, h nu विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ठीक है? विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू स्टेबल स्टेट जिसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। क्लियर होगी कहानी? यहाँ तक बढ़ू आगे? चलो, ये तो जितनी कहानियां थी मैंने सारी सुना दी। अब मैं आगे की जो कहानी है वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब न्यूमेरिकल वाले पार्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके आगे अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब में कैलकुलेशन ही है। यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिन स्टेबल ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर रहा है उन ऑर्बिट्स के रेडियस बताओ, उन ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताओ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, उसकी टोटल एनर्जी बताओ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं। तो मैं आज वाली क्लास में ऑर्बिट्स के रेडियस और ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिस्कस कर देता हूँ। एनर्जी वाला जो डिस्कशन है फिर वो हम कल वाली क्लास में ले जाएंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ रेडियस एंड स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। चलो, मैं ये बार बार हाइड्रोजन लाइक एटम्स में बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन लाइक एटम किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन तो हम सबको पता ही है, हाइड्रोजन एटम तो सब पता ही है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स किसको बोल रहे हैं, पहले तो ये बता दो।
सबको पता है नहीं पता, मैं चेक कर लूँ? बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाइड्रोजन लाइक एटम वही होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है ना, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है। सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, उसके अराउंड रिवॉल्विंग एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम्हारे? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबको पता है हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम हाइड्रोजन लाइक एटम है क्या? हीलियम हाइड्रोजन लाइक एटम है? नहीं है। ठीक है ना, तो हीलियम को हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना है तो क्या करोगे? तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। हीलियम को क्या बना दिया? He को क्या बना दिया हम लोगों ने? He+। क्या बन गया वो? हाइड्रोजन लाइक एटम। जहां हीलियम के दो में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हीलियम के न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा वो बन जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है ना। हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं? लिथियम एटम में तीन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो लिथियम को अगर तुमने हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे? तीन में से दो निकाल देंगे, दो निकाल देंगे। Li+2। ठीक है, Li+2, लिथियम के तीन में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया। जब लिथियम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया वो क्या बन गया? हाइड्रोजन लाइक एटम। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन लाइक एटम जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता रियलाइज किया सबने, हाइड्रोजन लाइक एटम उनको बोलते हैं जिन एटम के अंदर सिर्फ एक ही रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, तो किसी भी एटम के अंदर अगर n इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको हाइड्रोजन लाइक बनाने के लिए क्या करोगे? तुम्हारे किसी भी एटम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हाइड्रोजन लाइक बनाने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे? n-1। ठीक है ना, समझ में आ गया। n-1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं? एक छोड़ना है बस। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहिए, हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। तो खैर, ये बोर के मॉडल की लिमिटेशन भी है। ठीक है ना, बोर का जो मॉडल हम लोगों ने पढ़ा उसके बाद अभी और भी मॉडल्स आ गए हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो हम लास्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, बोर मॉडल डिस्कस करते हैं, इसके बाद और भी मॉडल्स प्रपोज हो गए हैं। पर ठीक है, अभी भी डिस्कवरीज चालू हैं, लोग अभी भी पता कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, एटम्स के बारे में स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, लोग आज तक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बोर के जो हमने पॉस्टुलेट पढ़े हैं दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स नहीं है उनके बारे में बोर मॉडल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। ठीक है ना, बाकी समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है मेरी? हाइड्रोजन बोर के मॉडल की लिमिटेशन पूछ लें कभी स्कूल में या कहीं भी किसी एग्जाम में, बोर मॉडल की लिमिटेशन बताओ, तो बोर मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन, बोर मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है ना, हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाता है, बाकी एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये बोर मॉडल की लिमिटेशन है। खैर, अभी बोर मॉडल को ही डिस्कस कर रहे हैं। बोर मॉडल के अंदर तुम्हारा सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम? n=1, क्वांटम नंबर, क्वांटम स्टेट 1। सेकंड पॉसिबल ऑर्बिट को क्वांटम स्टेट 2। थर्ड पॉसिबल ऑर्बिट को क्वांटम स्टेट 3। ठीक है ना, तो मान लो ऐसे तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अपने nth पॉसिबल ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अपने nth पॉसिबल ऑर्बिट में। फर्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट n=1, सेकंड पॉसिबल ऑर्बिट हुआ तो n=2, थर्ड पॉसिबल ऑर्बिट हुआ तो n=3। तो जिस भी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का क्वांटम नंबर मैं क्या ले रहा हूँ? n। ठीक है, जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, जनरल डेरिवेशन करना चाह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन nth ऑर्बिट, nth पॉसिबल ऑर्बिट। तो चलो, पहले तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करने के लिए हम लोगों ने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कुलर मोशन करने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी k q1 q2 बाय आर स्क्वेयर। तो के जेड ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई दोनों के बीच में सेपरेशन, दोनों के सेंटर्स की जो सेपरेशन मैंने आर मान रखा है, ऑर्बिट का रेडियस मैंने आर मान रखा है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जैसे भी तुम्हें सोचना आसान लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r, हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। पर ध्यान से देखो, तुम्हारा जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, हमें ना उसका रेडियस पता है ना हमें उसकी स्पीड पता है। रेडियस और स्पीड नहीं पता, ठीक है। जिस न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है उस न्यूक्लियस के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, ठीक है। पर जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस हम ढूंढना चाहते हैं, और किस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है वो स्पीड हम ढूंढना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें आर और वी हमें पता नहीं है। बाकी सारे एटम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। वेरिएबल हमारे दो हैं तो हमें इक्वेशन भी दो चाहिए। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास फोर्स से, दूसरी आ जाएगी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम से। बोर का सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन mvr विल बी इक्वल टू nh/2π, ठीक है ना। जिस स्टेट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस क्वांटम स्टेट को मैंने, क्वांटम स्टेट का क्वांटम नंबर मैंने n मान रखा है, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया होगा, nh/2π। खैर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके v और r निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले r निकालते हैं, मैं v को एलिमिनेट करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे kZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r। मैं v की वैल्यू में सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ nh/2πmr। सेकेंड इक्वेशन से मैंने v की वैल्यू निकाली nh/2πmr और फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से r², राइट हैंड साइड से r² कैंसिल हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे जो r बच गया है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो राइट हैंड साइड पे r डिनोमिनेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये न्यूमरेटर में हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या बच गया, तो ध्यान दो, n² h² डिनोमिनेटर में m/m², m, और क्या रह गया 2π। लेफ्ट हैंड साइड पे kZe² को भी मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। देखो सही करी कैलकुलेशन मैंने। r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, n² h²/2π का स्क्वायर, सॉरी 2π का स्क्वायर, 4π², ठीक है ना। n² h² डिनोमिनेटर में 2π का स्क्वायर 4π², r² से r² दोनों साइड कैंसिल हो गया था, m/m² को मैंने 1/m लिख दिया, kZe² को राइट हैंड साइड पे ले आया। क्या रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, n² h²/4π² mkZe²। याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं याद कर सकते, जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम याद कर लेते हैं, इसको इस तरीके से 0.529 एमस्ट्रॉन्ग n²/z। n² और z को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। केमिस्ट्री वाले टीचर्स ने तुम्हें इस तरीके से याद भी करवाया होगा। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका ये बड़ा सा एक्सप्रेशन याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं याद कर सकते तो हम लोग n² और z को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्लैंक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई 3.14 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मास सब्स्टिट्यूट कर दिया, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एक्सेप्ट n² एंड z। तो हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाता है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग n²/z, ठीक है। क्लियर हो गया, सबने पढ़ा हुआ है। चलो इतना तो तुम्हें केमिस्ट्री वालों ने भी पढ़ा रखा है, मैंने उतना ही रिवाइज कराया है। पर ध्यान से देखो, यहाँ पे डिपेंडेंसी जो केमिस्ट्री वाले तुम लोगों को करवाते हैं, रेडियस की डिपेंडेंसी तुम याद करते हो n के ऊपर, क्वांटम नंबर n के ऊपर, और तुम्हारे न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर z के ऊपर। तो तुम देख रहे हो तुम्हारे जो ऑर्बिट का रेडियस आ रहा है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेडियस ऑर्बिट का आ रहा है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो चीजें तुम्हें केमिस्ट्री वाले भी याद करवा देते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम एक चीज और याद करो, मास पे डिपेंडेंसी, ठीक है ना। दो डिपेंडेंसी तुमने पहले से याद कर रखी है, मैं डेरिवेशंस ना करा के तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट ही बता सकता था, ये बोलते हुए कि केमिस्ट्री वालों ने कराई रखे हैं, मुझे क्यों टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। बट स्टिल मैं फिर भी ये तुम्हें डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें ये रिजल्ट्स रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें एन और जेड के साथ साथ मास पे डिपेंडेंसी भी याद करवा सकूँ। चलो अभी बात को समझना चालू करो, ये मैं मास पे डिपेंडेंसी तुम्हें क्यों याद करवा रहा हूँ इसकी मैं रीजन देता हूँ, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ।
आगे जाके इस चैप्टर के अंदर जब हम न्यूमेरिकल्स करना चालू करेंगे, कॉन्सेप्चुअल करना चालू करेंगे, ठीक है ना, तो उन असाइनमेंट्स के अंदर मैं ही तुम्हें असाइनमेंट दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आगे तुम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करोगे, तो जगह जगह तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। दे विल से वी हैव अ हाइपोथेटिकल एटम, ठीक है ना, वी हैव अ हाइड्रोजन लाइक हाइपोथेटिकल एटम, जिसमें जो रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई और चार्ज पार्टिकल है, जिसका मास जो है ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ऑर्बिट के रेडियस के बारे में कमेंट करने को बोलेंगे। तो इफ तुम्हारा जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है, कोई हाइपोथेटिकल एटम दे दिया, हाइड्रोजन लाइक हाइपोथेटिकल एटम दे दिया, जिसमें तुम्हारा रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज कोई और चार्ज पार्टिकल है, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और उसका मास ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऑर्बिट के रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मास अगर तुम ट्वाइस कर दोगे, तो मान लो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने फर्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट में, फर्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। सेकंड पॉसिबल ऑर्बिट n इक्वल टू 2, थर्ड पॉसिबल ऑर्बिट क्वांटम स्टेट n इक्वल टू 3, फर्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट n इक्वल टू 1 को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो तुम्हारा जो ऑर्बिट जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता, ग्राउंड स्टेट का उसका रेडियस मान लो r0 होता, तो अब तुम्हारा जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन की जगह हमने कोई और ले लिया है, हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं जिसमें रिवॉल्विंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ उसके ग्राउंड स्टेट का रेडियस, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो r0, तो उस पर्टिकुलर केस में r0 से चेंज करके क्या हो जाएगा? r0/2। जब मास तुम्हारे हाइपोथेटिकल पार्टिकल का ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और तुम देख रहे हो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस क्या हो जाएगा? ठीक है ना, r0 की जगह r0/2। फॉलो कर पाए मेरी बात? रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ये तुमने डिपेंडेंसी मास के ऊपर भी याद करनी है, इस तरह के हाइपोथेटिकल एटम वाले केसेस आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अभी रेडियस पे याद करवा रहा हूँ, आगे जाके अभी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो भी हम डिस्कशन करेंगे एन पे और जेड पे डिपेंडेंसी केमिस्ट्री वालों ने भी याद करवा रखी है, तुम्हारा काम तुमने मास के ऊपर डिपेंडेंसी भी साथ साथ याद करनी है, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें एक और केस बताता हूँ, ये कुछ आगे एनर्जी वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्या करते हैं, तुमसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई और हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, जिसका मास न्यूक्लियस के मास के कंपेरेबल दे देंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियस का मास m है और रिवॉल्विंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास m/2 है, ठीक है ना। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, या पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या टोटल एनर्जी बताओ, इस तरह के क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। तो पहले तो रिकॉल करो, तुम्हारे पास न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। चलो, किसका मास ज्यादा होगा? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होगा? सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होगा? तो सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा। ध्यान से देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास, न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से दूर होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पास होगा। चलो ध्यान से देखो, एटम के अंदर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, सेंटर पर न्यूक्लियस तो स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे मानते हैं। तो ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते इधर पहुंच जाएगा, नोटिस करो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते लेफ्ट में पहुंच जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास भी रिवॉल्व करते करते लेफ्ट चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके हुए नीचे चला गया, नीचे वाले पॉइंट पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जा रहा है, न्यूक्लियस स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है?
सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कौन ऐसी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जो सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन करा सकती है? ध्यान सुनो, सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा सेंटर ऑफ मास को इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराने के लिए? कोई भी नहीं, कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है वो सिस्टम की इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इंटरनल फोर्सेस जब सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती, तो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट भी नहीं करा सकती, सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन भी नहीं करा सकती। ठीक है ना? तो मेरी बात को समझो, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये कहानी गलत है। एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों रिवॉल्व कर रहे होंगे, न्यूक्लियस का सेंटर और इलेक्ट्रॉन का सेंटर दोनों रिवॉल्व कर रहे होंगे अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली न्यूक्लियस छोटे ऑर्बिट में, न्यूक्लियस का सेंटर छोटे ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन का सेंटर बड़े ऑर्बिट में। जहाँ न्यूक्लियस इस पॉइंट पे है, इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे है। ध्यान से देखो, जहाँ न्यूक्लियस रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंच जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। चला दिमाग चला? जहाँ तुम्हारा न्यूक्लियस रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंच गया, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंच जाएगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूरे डिस्कशन में क्या रहने वाला है? स्टेशनरी। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास, डिस्कशन में सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो एटम के अंदर कौन मूविंग है, न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन? कौन सर्कुलर मोशन में कर रहा है? न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। ठीक है, क्या रेस्ट पे रह रहा है? पूरे डिस्कशन में हमेशा रेस्ट पे कौन रहने वाला है? उनका सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? तो न्यूक्लियस स्टेशनरी होता और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हर इंस्टेंट पे शिफ्ट होता रहता। सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन करना पड़ता, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती, एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों रिवॉल्व करने वाले हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास खुद कैसा रहने वाला है? रेस्ट पे। तो मुझे बताओ, क्या केमिस्ट्री वालों ने ऐसा कुछ पढ़ाया क्या तुम्हें? केमिस्ट्री वालों ने ऐसा कुछ पढ़ाया क्या कभी तुम्हें? केमिस्ट्री वालों ने हमेशा क्या मान के पढ़ाया तुम्हें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या मान के पढ़ाया? न्यूक्लियस स्टेशनरी है, मूविंग? केमिस्ट्री वालों ने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम को जब पढ़ाया तो न्यूक्लियस को कैसा माना? स्टेशनरी है, मूविंग? स्टेशनरी माना ना, उल्लू बना दिया तुम्हारा, बेवकूफ बना दिया। बना दिया नहीं बना दिया? ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो, बेवकूफ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, बात समझो। ठीक है, तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास किस ऑर्डर का होता है? हाँ प्रिया, उसी पे आ रहा हूँ बेटा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास किस ऑर्डर का होता है? ठीक है ना? 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का मास भी, न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनाया, तो न्यूक्लियस का मास भी 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻31 kg। ठीक है, बात समझो, अगर मैं न्यूक्लियस का मास x मान लूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁴x के ऑर्डर का हो जाएगा। 10 की पावर में डिफरेंस देखो ना, 10⁻⁻27, 10⁻⁻31, 27, 31, कितनी का फर्क है? 10⁻⁴ का फर्क है। फॉलो कर पा रहे हो मेरी बात में? तो न्यूक्लियस का मास अगर मैं x मान लूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी उल्टा लिख दिया, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं x मान लूं, तो न्यूक्लियस का मास 10⁻⁴x हो जाएगा। हाँ ठीक है, करीब में वो जल्दबाजी में उल्टा लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं x मान लूं, तो न्यूक्लियस का मास 10⁻⁴x हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास के सामने तुम देख लो 10⁻⁴ टाइम्स, 10⁻⁴ टाइम्स, 10,000 टाइम्स।
तो सोचो एक मास m है और दूसरा मास 10,000 m है। इमेजिन करो एक मास x है और दूसरा मास 10,000 x है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर दो बॉडीज हैं, एक का मास m और दूसरे का मास 10,000 m, तो सेंटर ऑफ मास 10,000 m, दैट इज न्यूक्लियस के सेंटर से ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा होगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के सेंटर से ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा होगा। पहले पढ़ा और समझ में आया? केमिस्ट्री वालों ने इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अल्टीमेटली पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास और न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट कोइंसाइड ही करने वाले हैं। तो उन्होंने न्यूक्लियस को स्टेशनरी मानते हुए, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग मानते हुए सारा डिस्कशन कर डाला। पर फिजिक्स में ऐसा नहीं होने वाला। फिजिक्स में तुम्हें तंग करेंगे। फिजिक्स में बोलेंगे देयर इज अ हाइपोथेटिकल एटम, बना देंगे हाइपोथेटिकल एटम। हाइपोथेटिकल एटम दे देंगे जिसमें न्यूक्लियस का मास m है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो तुम्हारा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए उसका मास दे देंगे न्यूक्लियस के मास का m/2। अब बोलेंगे सिस्टम की एनर्जी पे कमेंट करो, टोटल एनर्जी बताओ, एटम की टोटल एनर्जी बताओ। तो ध्यान दो, अभी रेडियस पे बात करी है, आगे स्पीड पे बात करेंगे, फिर एनर्जी से बात करेंगे। सब जगह हम मास पे डिपेंडेंसीज याद कर लेंगे। एनर्जी मास पे कैसे डिपेंड करती है, रेडियस मास पे कैसे डिपेंड करता है, स्पीड मास पे कैसे डिपेंड करती है, तो सारी मास पे डिपेंडेंसीज हम याद कर लेंगे। और कभी भी इस तरह का हाइपोथेटिकल केस आ गया यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिवॉल्विंग m क्या होता है? इस डिस्कशन के अंदर ध्यान से देखो, जो तुमने रेडियस का जो ये फॉर्मूला निकाला, इस रेडियस के फॉर्मूले में m क्या था? मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जहां पे तुम्हारे सामने ये हाइपोथेटिकल केस आ गया जहां पे न्यूक्लियस का और रिवॉल्विंग पार्टिकल का मास कंपेरेबल हो गया, तो रिवॉल्विंग पार्टिकल तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा या न्यूक्लियस होगा या दोनों होंगे? जहां पे इस तरह का हाइपोथेटिकल केस आ गया जिसमें रिवॉल्विंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास न्यूक्लियस के मास के कंपेरेबल हो गया, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा और न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्विंग पार्टिकल के मास में किसका मास लोगे? यहाँ पे जो फॉर्मूले जो लोग जो याद कर रहे हो उन पे मास पे जो डिपेंडेंसीज याद कर रहे हो, यहाँ पे मास किसका लोगे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का लोगे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का लोगे, दोनों का लोगे? हाँ बेटे, बहुत बढ़िया। चिराग सही कह रहा है, दोनों का रिड्यूस मास लेंगे। ठीक है ना वैभव? सही कह रहा है, दोनों का रिड्यूस मास लेंगे। कभी भी इस तरह का स्टेट आ जाए जहाँ पे न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, तो तुम जितने भी एक्सप्रेशंस याद कर रहे हो उनके अंदर जो मास पे डिपेंडेंसीज याद कर रहे हो, उन डिपेंडेंसीज में मास m की जगह रिड्यूस मास ले लोगे, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। सुना हुआ हमने रिड्यूस मास का फॉर्मूला? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो जहाँ पे रिवॉल्विंग पार्टिकल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास, कोई हाइपोथेटिकल एटम आ गया जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों, न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, तो तुमने मास दोनों का कंबाइंड लेना पड़ेगा रिड्यूस मास के फॉर्म में। समझ में आया मास पे डिपेंडेंसी क्यों याद करवा रहा हूँ? क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह के हाइपोथेटिकल एटम वाले केसेस आते रहेंगे। एन और जेड पे डिपेंडेंसी तुम्हें केमिस्ट्री वालों ने याद करवाई रखी है, उनको तुम याद रखो। अभी मैं फिजिक्स में कह रहा हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें मास पे डिपेंडेंसी भी साथ साथ याद करनी है। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, स्पीड का फॉर्मूला हमें निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने? रेडियस का फॉर्मूला अभी क्या निकाला था हम लोगों ने? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m k z e स्क्वेयर। ठीक है ना? तो चलो ध्यान से देखो, रेडियस का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। रिवॉल्विंग पार्टिकल के स्पीड का फॉर्मूला निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए दो इक्वेशन जो हमने लिखी थी, एक तो फोर्स बैलेंस करके, दूसरी एंगुलर मोमेंटम वाली, दोनों में से किसी भी एक की हेल्प ले लो। मैं एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूँ। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, तो v विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई mr, एन एच अपॉन 2 पाई mr। मैं r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। क्या है r की वैल्यू? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m k z e स्क्वेयर। ध्यान से देखो क्या आ गया v का एक्सप्रेशन, एन एच बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में एन एच बच गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल,
4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 2 पाई रह गया, m से m कैंसिल हो गया, देखो m से m कैंसिल हो गया, क्या रह गया, तो हमारे पास रह गया 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, ध्यान से देखो v का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर से z और n को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले तो ये फॉर्मूला याद आ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, याद कर लेना। नहीं याद होता हो तो z और n को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो v की वैल्यू क्या आती है, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n। काम की बात, स्पीड जो है रिवॉल्विंग पार्टिकल की जो स्पीड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू z, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नोटिस कर लो, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है, रिवॉल्विंग पार्टिकल की स्पीड का एक्सप्रेशन आया है, उसमें मास आ ही नहीं रहा है। तो रिवॉल्विंग पार्टिकल की जो स्पीड होगी, जिस न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, उस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल, जिस क्वांटम स्टेट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मास के इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रही है? तीनों डिपेंडेंसी याद हो गई, तीनों डिपेंडेंसी याद करो। z और n की केमिस्ट्री वालों ने याद करा रखी होगी तुम्हें। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, याद किया हुआ था। मास पे डिपेंडेंसी और याद करो, मास के इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो हाइपोथेटिकल एटम जिसमें रिवॉल्विंग पार्टिकल जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं कोई और है, जिसका मास ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर उसका मास ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट में उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर रिवॉल्विंग पार्टिकल का मास ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती थी, अब स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम देख रहे हो, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और याद करो, ग्रेविटेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशन में याद करो, ग्रेविटेशन में अर्थ है, अर्थ के अराउंड कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो उस रिवॉल्विंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बोलते थे उसको हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो उसकी ऑर्बिटल मोशन की वेलोसिटी क्या होती थी? √gm/r। √gm/r में m क्या है? √gm/r में कैपिटल m क्या है? मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट जिसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट है। तुम्हारा जो रिवॉल्विंग सैटेलाइट है उसके मास के इंडिपेंडेंट है। दिख रहा है सबको? नोटिस किया? ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रही है रिवॉल्विंग सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है। तुम्हारे सैटेलाइट का मास स्मॉल m हो, चाहे 2m हो, चाहे 3m हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस r के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए क्या रहने वाली है? सेम। तो सेम कहानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस के अराउंड जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, उसका मास m हो, चाहे 2m हो, चाहे 3m हो, उसकी ऑर्बिटल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल। क्लियर हुआ? समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलो, ये सारी थ्योरी वाला पार्ट में तुम्हें मेजरली करा दिया है। ठीक है ना, आगे जो थोड़ा बहुत और पार्ट रह रहा है वो सारे के सारे फॉर्मुलेज ही हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।